हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है द चेरी ऑर्चर्ड। द चेरी फल को कहा जाता है और ऑर्चर्ड एक वैसा स्थान जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा संख्या में चेरी के पेड़ लगाए हुए हैं। इस टॉपिक के लेखक का नाम है एंटोन चेकोव, जिनका जन्म 29 जनवरी 1860 में रसिया में हुआ था और उनकी डेथ 14 या 15 जुलाई, सर्टेन नहीं है, दोनों में से कोई एक, 1904 जर्मनी में हुई थी। इस टॉपिक को पब्लिश करवाया गया था 17 जनवरी 1904 में और इस टॉपिक का सेंट्रल थीम है सोशल चेंजेस, लॉस, लव और इसका एंडिंग है ट्रेजेडी और इसका सिंबल इस टॉपिक का फ्यूडल सोसाइटी, मोबिलिटी, सेंसिबिलिटी। ये जो थीम है, सिंबल है, इसके बारे में हम लोग लास्ट में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इस टॉपिक के मेन कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है मैडम रेनेप्स्की, जो कि चेरी ऑर्चर्ड की मालकिन है और इनके 3 बच्चे हैं, जिनमें से पहली बेटी है उसका नाम है बरबरा, उसके बाद सबसे छोटी बेटी अन्या और इनका सबसे छोटा लड़का गिरीशा, जो कि 5 साल की उम्र में पानी में डूबने की वजह से इनकी डेथ हो चुकी है। और इसके साथ साथ इनकी और एक बेटी है वरिया, जो कि इनकी एडॉप्टेड लड़की है, मतलब इसको मैडम रेनेप्स्की गोद ली है। साथ ही साथ मैडम रेनेप्स्की के जो पति थे वो थोड़ा ड्रंकन पर्सन थे, शराबी व्यक्ति थे, जिनकी भी डेथ मतलब इस प्ले में हो चुकी है। नेक्स्ट कैरेक्टर है लोपाकिन, जो कि मैडम रेनेप्स्की का पड़ोसी है और एक बिजनेसमैन है और इसका जन्म नौकर के घरों में हुआ था, सर्फ के घरों में हुआ था। मतलब इनके जो पापा थे, इनके जो दादाजी थे, वे दोनों चेरी ऑर्चर्ड में काम किया करते थे। मतलब मैडम रेनेप्स्की के चेरी ऑर्चर्ड में काम किया करते थे, लेकिन लास्ट समय में लोपाकिन जो है इस चेरी ऑर्चर्ड का मालिक बन जाता है। कैसे बनता है ये हम लोग समरी में समझेंगे इस प्ले में। और नेक्स्ट कैरेक्टर है गाइव, जो कि मैडम रेनेप्स्की का बड़ा भाई रहता है। फिर है दुनियासा, जो कि फीमेल सर्वेंट रहती है, और यसा, जो कि मेल सर्वेंट रहता है, और इपिकाडोव, जो कि क्लर्क रहता है, और ट्रोफिमोव, जो कि एक टीचर रहता है। इस टॉपिक को 4 एक्ट में बांटा गया है, तो हम लोग एक्ट वाइज इस टॉपिक को समझेंगे। फर्स्ट एक्ट में समझेंगे कि जो मैडम रेनेप्स्की है वो 5 साल के बाद फ्रांस पेरिस से रसिया वापस लौटती है, तो उनका किस तरीके से वेलकम होता है। सेकंड एक्ट में हम लोग जानेंगे कि जो मैडम रेनेप्स्की होती है उसका जो पूरा फैमिली होता है वो कर्जे में डूबा होता है और वे लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं कि क्या प्लान करके इस कर्जे को चुकाया जाए। थर्ड एक्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से मैडम रेनेप्स्की का जो चेरी ऑर्चर्ड होता है वो नीलामी हो जाता है, उसका कर्जा नहीं चुकाने की वजह से वो नीलाम हो जाता है। और लास्ट एक्ट में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से मैडम रेनेप्स्की का जो सत्ता होता है, मतलब उसका जो बड़ा सा चेरी ऑर्चर्ड होता है, वो उससे छिन जाता है और फाइनली उसे वो स्थान छोड़कर मतलब दूसरे जगह पर जाना पड़ता है। ओके, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और हम लोग इसको समझते हैं। इस प्ले को सेट किया गया है रसिया में। एक्ट 1 स्टार्ट होता है, मई का महीना रहता है और सुबह का समय रहता है। मैडम रेनेप्स्की के स्टेट, मतलब जिस जगह पर लोग थे, जहाँ से उनका वेट कर रहे थे, उस हाउस को यहाँ पर नर्सरी कहा गया है, ठीक है। वहाँ पर लोपाकिन, दुनियासा और अन्य ढेर सारे नौकर थे, लोग थे। वे सभी मैडम रेनेप्स्की का आने का इंतजार कर रहे थे। मैडम रेनेप्स्की अपनी बेटी अन्या तथा एक साथी कहिए या फिर सर्वेंट के साथ फ्रांस के पेरिस से अपने घर द चेरी ऑर्चर्ड 5 साल के बाद वापस आ रही थी। इसमें यह बताया गया है इस प्ले में कि 5 साल पहले मैडम रेनेप्स्की के पति की डेथ हो गई थी और उसके 6 महीने के बाद उसका बेटा गरिशा, जो कि पानी में डूबने की वजह से उसकी भी मौत हो गई थी।
जिस कारण मैडम रेनेप्स्की काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी। इसलिए वह पेरिस में अपने लवर के साथ रहती थी ताकि उसके डिप्रेशन कम हो सके, वह डिप्रेशन से बाहर निकल सके। परंतु हुआ उल्टा, उसका जो लवर था वो भी धोखेबाज निकला और मैडम रेनेप्स्की का बस यूज़ किया और उसे धोखा देकर इसे लूटता रहा, इसके पैसे लूटता रहा और एक दिन छोड़कर इसे चला गया। जब यह घटना मैडम रेनेप्स्की के साथ होता है तो वह सुसाइड करने की कोशिश करती है, जिस कारण उसकी बेटी अन्या अपने एक नौकर के साथ अपनी माँ मैडम रेनेप्स्की के पास पेरिस चली जाती है। ओके, तो वर्तमान में अभी जो सभी लोग हैं वे लोग उनके आने का इंतज़ार कर रहे हैं, सभी लोग खुश हैं। इसी दौरान क्या होता है, लोपाकिन अपने बारे में कुछ बताता है, अपने सक्सेस के बारे में बताता है कि वह किस तरीके से एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना और अपना कंडीशन के बारे में भी वो बताता है कि उसका जन्म किस तरीके से हुआ था, मतलब किन किन परिस्थितियों में, किस गरीबी में हुआ था और आज वह किस मुकाम पर खड़ा है। ये सारे चीज़ को वो बताता है। ओके, इतने में क्या होता है कि इपिकडुफ जो एक क्लर्क है, इपिकडुफ जो एक क्लर्क है वह वहाँ पर आता है। तो लोपाकिन जो है वह दुनियाशा से पानी लाने को कहता है, मतलब दुनियाशा को वह पानी लाने के लिए ऑर्डर देता है और लोपाकिन और इपिकडुफ जो है मौसम के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं। जब दुनियाशा पानी लेकर आती है तो वो लोपाकिन को बताती है कि इपिकडुफ जो है उसने उसे प्रपोज किया है, मतलब किसको, दुनियाशा को प्रपोज किया है, पर अभी तक दुनियाशा ने कोई जवाब नहीं दिया है, मतलब वो कोई जवाब अभी तक नहीं दी है। फाइनली क्या होता है कि मैडम रेनेप्स्की आ जाती है, सभी उनका वेलकम करते हैं बहुत ही खुशी के साथ, सभी कोई बहुत हैप्पी थे अपने मालकिन को देखकर। इस एक्ट में कुछ लव ट्रायंगल के बारे में भी डिस्कशन किया गया, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। ट्यूटर ट्रोफिमोव जो एक यंग टीचर हैं जो मैडम रेनेप्स्की के मरे हुए बेटे को ट्यूशन पढ़ाया करते थे। इसका अभी मैडम रेनेप्स्की की बेटी अन्या के साथ अफेयर से। बर्बरा जो कि मैडम रेनेप्स्की की बड़ी बेटी है, उसका बिजनेसमैन लोपाकिन के साथ अफेयर चल रहा है तथा इफिकडुफ दुनियाशा के पीछे पड़ा है और दुनियाशा जो है वो यशा के पीछे पड़ी है। मतलब दुनियाशा जो है एक लड़की है तथा इपिकडुफ तो एक क्लर्क है और यशा एक लड़का है, ये भी वहाँ काम करने वाला नौकर है। फिर अन्या तथा वरिया के बारे में हम लोग जानते हैं, ये मैडम रेवेंस्की की गोद ली हुई बेटी है। ओके, ये दोनों बहनें आपस में डिस्कशन करती है कि हमारा परिवार पूरी तरीके से कर्जे में डूबा हुआ है, जल्द ही यदि हमने कर्ज के पैसे नहीं चुकाए तो हमारा जो चेरी ऑर्चर्ड है वो अगस्त के महीने में उसका नीलामी हो जाएगा। फिर ये सब डिस्कशन करते हुए वे दोनों बहनें सोने चली जाती है और इस तरीके से जो फर्स्ट एक्ट है वो फिनिश हो जाता है। सेकंड एक्ट में बताया गया है कि मैडम रेनेप्स्की तथा उसके भाई गाइफ और लोपाकिन आपस में डिस्कस कर रहे हैं और लोपाकिन बताता है कि यदि जल्द ही पैसों का अरेंज नहीं हो पाया तो द चेरी ऑर्चर्ड जो है वो नीलाम हो जाएगा। इससे बचने के लिए लोपाकिन आइडिया देता है और बताता है कि यदि चेरी ऑर्चर्ड के कुछ हिस्सों को कटवा दिया जाए, मतलब कुछ हिस्सों में जो पेड़ हैं उसको कटवा दिया जाए और उसमें समर कॉटेज बनाया जाए ताकि उसमें टूरिस्टर जो हैं, सैलानी जो है वे आकर रुकेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा इनकम होगा, अर्निंग होगा और धीरे धीरे हम उस कर्जे को क्या कर सकते हैं, चुका सकते हैं। ये आइडिया सामने रखता है लोपाकिन उन सभी के सामने। बट इस आइडिया पर मैडम रेनेप्स्की सहमत नहीं होती है, मतलब वह चेरी ऑर्चर्ड को कटवाना नहीं चाहती थी क्योंकि चेरी ऑर्चर्ड उस टाइम के लिए गर्व का प्लेस था, प्राउड का प्लेस था, जिसका नाम नेशनल लेवल पर था। और इस तरीके से सेकंड एक्ट फिनिश्ड होता है। अब थर्ड एक्ट में बताया गया है कि जैसे ही स्प्रिंग का सीजन जो है वो पास हो जाता है, अब आ जाता है समर का सीजन। तो मैडम रेनेप्स्की और ज़्यादा कर्जे में इस वक्त डूब जाती है
क्योंकि रसिया आने के बाद मैडम रेनेव्स्की जो है वो अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार और तथा अन्य लोगों से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वो कर्ज ली थी, उधार ली थी और अभी तक वो चुका नहीं पाई थी। इधर ट्रोफिमोव तथा अन्य दोनों का जो रिलेशन है वो ठीक ठाक चल रहा था। दुन्याशा और आशा का भी रिलेशन ठीक ठाक चल रहा था, लव रिलेशन। लेकिन बर्बरा और लोपाकिन का रिलेशन ठीक ठाक नहीं चल रहा था और इपिकडोव और दुन्याशा का तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, क्योंकि दुन्याशा यशा के साथ बिजी थी। कुछ टाइम के बाद रेनेव्स्की को अपने पेरिस वाले आशिक का लेटर आता है, तो मैडम रेनेव्स्की वापस जाने के बारे में सोचती है, पर वो जाती नहीं है। इधर जो गाइफ है उसको बैंक में काम मिल जाता है और वो बैंक में काम स्टार्ट करता है अपना, और इस तरीके से समर भी बीत जाता है। अब अगस्त का महीना आ जाता है। अब चेरी ऑर्चर्ड की नीलामी होने वाली थी, क्योंकि कर्जे का पैसा अभी तक चुकाया नहीं गया था। चूंकि इतना कर्जा होने के बावजूद भी जो मैडम रेनेव्स्की थी वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है शाम के समय में। वहाँ के जाने माने लोगों को वो उस पार्टी में इनवाइट करती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो औरत है पहले से ही इतने ज़्यादा कर्जे में डूबी हुई है, जो वो चुका नहीं पा रही है, लेकिन बार बार और कर्जा में डूबते चली जा रही है। तो एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि इसका बर्बाद होने का ही वक्त है, तभी जाकर ये हरकत कर रही है। ठीक है, तो इस बात को लेकर जो दोनों बहनें थी, अन्या और वरिया, ये काफ़ी नाराज़ थी। उधर शाम का समय हो गया तो लोपाकिन तथा गाइफ, जो कि नीलामी जहाँ हो रही थी उस स्थान पर ये लोग गए हुए थे, तो नीलामी तो शाम हो गई थी, जिस वजह से ये लोग वापस आ जाते हैं। मैडम रेनेव्स्की नीलामी के बारे में पूछती है लोपाकिन से, तो लोपाकिन बताता है कि चेरी ऑर्चर्ड का जो है वो नीलामी हो गया है। फिर मैडम रेनेव्स्की पूछती है कि किसने खरीदा, तो लोपाकिन कहता है कि मैंने चेरी ऑर्चर्ड को खरीदा। यह बात सुनकर मैडम रेनेव्स्की की आंखें भर जाती हैं, क्योंकि उसे चेरी ऑर्चर्ड बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, बहुत ही ज़्यादा पसंद था। लेकिन अब नीलामी होने के बाद उसे यह स्थान अब छोड़ना पड़ेगा। और इस तरीके से थर्ड एक्ट भी फिनिश होता है। फोर्थ एक्ट में बताया गया कि मैडम रेवेंस्की चेरी ऑर्चर्ड को छोड़ने से पहले अपना सारा सामान पैक करती है, फिर बाकी लोग भी वहाँ से जाने लगते हैं। ट्रोफिमोव जो है कि वो भी अपने यूनिवर्सिटी वापस चला जाता है। गाइफ भी बैंक में जॉब के लिए चला जाता है। ठीक है, इधर यशा मैडम रेनेव्स्की के साथ वहाँ से जाती है। अब ये दोनों फ्रांस जा रहे हैं, मतलब मैडम रेनेव्स्की और ये यशा फ्रांस जा रहे हैं। लोपाकिन बर्बरा को काफ़ी मिस करता है तथा दुन्याशा तो चीख पड़ती है, रो पड़ती है जब यशा वहाँ से मैडम रेनेव्स्की के साथ जाने लगता है। जब मैडम रेनेव्स्की वहाँ चेरी ऑर्चर्ड में होती है, मतलब अब वो जाने वाली होती है, तो क्या होता है कि जो चेरी के पेड़ होते हैं उनको कुल्हाड़ियों से काटा जाता है, उसकी आवाज़ें उसे सुनाई देने लगती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है। यह सब देखकर लोपाकिन जो है पेड़ को कटवाना बंद करवा देता है। ठीक है, फिर जब ये लोग चले जाते हैं उसके बाद शायद उन पेड़ों को कटवाया जाता है ताकि वहाँ पर कुछ बनाया जा सके। और इस तरीके से ये जो प्ले है वो 4 एक्ट वाला ये फिनिश हो जाता है। तो अब हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे इसके थीम के बारे में। जैसे कि थीम में था सोशल चेंजेस। इसमें यह बताया गया है कि जब पहले जो पावरफुल लोग थे, जिन लोगों का शासन था वहाँ पर रसिया में, उन लोगों का शासन क्या हुआ, धीरे धीरे समाप्त होना स्टार्ट हो गया। जैसे कि मैडम रेनेव्स्की का कंप्लीट पावर था चेरी ऑर्चर्ड पे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो अब उसका नहीं रहा, उसकी नीलामी हो गई। अब उसके जगह पर उसका मालिक कौन हो गया, लोपाकिन हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि समाज में धीरे धीरे से इन सभी चीज़ों में वहाँ पर परिवर्तन आना स्टार्ट हो गया है। फिर लॉस, सेकंड थीम में लॉस है। लॉस में यह बताया गया कि मैडम रेनेव्स्की का जो चेरी ऑर्चर्ड होता है वो उसका छिन जाता है, उसकी नीलामी हो जाती है, तो इस प्रकार से उसका नुकसान होता है। फिर होता है इसमें लव के बारे में भी 2-3 ट्रायंगल यहाँ पर बताया गया है, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है। और इस टॉपिक को एंडिंग में ट्रेजेडी इसलिए दर्शाया गया है क्योंकि लास्ट समय में इस टॉपिक में
सभी कोई एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं और एक दूसरे को फेयरवेल करते हैं। इस टॉपिक में हम लोग सिंबल के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। फ्यूडल सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं सामंतवादी समाज, या फिर इसको हम दूसरे भाषा में समझ सकते हैं कि जहाँ पर सत्ताधारी शक्तिशाली लोगों का शासन चलता हो, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, वहाँ पर समाप्त होता जा रहा था और जो आम लोग हैं सभी लोगों को आज़ादी मिल रही थी, इंडिपेंडेंस मिल रही थी और वे लोग अपने अनुसार जीने की कोशिश कर रहे थे। मोबिलिटी मतलब कह सकते हैं गतिशीलता, कि जो चीज़ हम कोई भी चीज़ ऐसा हो जो हमेशा के लिए एक जैसा नहीं रहता, वक्त के साथ उसमें गति आती है, वह बदलता रहता है। और कह सकते हैं कि जो पावरफुल लोग थे उनके पावर धीरे धीरे कम हो रहे थे और जो आम जनता है उनको, जो नौकर लोग थे, जो सर्फ लोग थे, उन लोगों को अब इंडिपेंडेंस मिल रही थी। इसमें सेंसिबिलिटी के बारे में भी बताया गया है कि किस तरीके से जब ये सभी आपस में से बिछड़ रहे थे तो एक दूसरे के प्रति किस प्रकार से भावना रख रहे थे और एक दूसरे को किस तरीके से वह फेयरवेल कर रहे थे। और इस तरीके से ये जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाता है।